बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन। आपके एक्सपेंसेस कितनी किस्म के होते हैं और उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन की जा सकती है। पहले तो हमें ज़रा ये क्लासिफिकेशन के को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ होती है। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि आप किसी भी बेसिस के ऊपर अगर कोई तकसीम कर दें किसी भी ग्रुप के दरमियान, तो मतलब ये है कि आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल है और आपने कहा जी कि इसमें लेट्स से मुस्लिम्स और हिंदूज और क्रिश्चियंस, इसको मैं अलग अलग करना चाहता हूँ। तो आपने आपने जो बेसिस बनाई वो क्या थी? रिलीजन। सो रिलीजन की बेस पे आपने क्लासिफाई कर दिया। अब वही ग्रुप ऑफ पीपल है और आप कहते हो कि जनाब मैं इसको एज की बेस पे क्लासिफाई करना चाहता हूँ कि 0 to लेट्स से 20 years, 21 to let's say 60 years and 61 to let's say 100 years। तो आपने अगेन उसी ग्रुप, वही ग्रुप जो पहले अगेन पर्सन्स वही हैं, पहले क्लासिफाई किसी और बेसिस पे हुए थे, अब आपने एज की बेस पे इनको क्लासिफाई कर दिया। ना पहली चीज़ तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वो ये है कि क्लासिफिकेशन एक ग्रुप की जब की जाती है तो वो अगर आप बेसिस चेंज कर देंगे, बेसिस किसी एक बेसिस पे कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है उसी ग्रुप की। अगर आप किसी दूसरी बेसिस पे उसी ग्रुप को क्लासिफाई करना चाहें तो फिर ग्रुप के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो जाएगी ना। इसी तरह जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, जो कारोबार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, वो कोई चीज़ भी बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई खर्चा करता है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो अ, अगर नेचर की बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन बनेगी। अगर बिहेवियर की बेस पे करेंगे तो डिफरेंट बनेगी। चार्जेबिलिटी की बेस पे करेंगे तो कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन बनेगी ना। ये क्या है नेचर की बेस पे बिहेवियर, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। नेचर से मुराद ये कि आपके खर्चे जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, इस बुनियाद पे उनको अलग अलग करो कि क्या वो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है या वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है। इसको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहा जाता है। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा अकाउंटेंट के ये समझे फेवरेट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कॉस्ट का ताल्लुक ही प्रोडक्शन के साथ है। कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग में खर्चे होंगे ये बेसिकली दो तरह के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसका एक और नाम भी है, वो है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये तीनों नाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं। ये सारे के सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग के ही होते हैं। लेकिन ये जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे हमने कहा स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि रॉ मटेरियल और लेबर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकता है किसी भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। सो अगर तो आप अपना कोई भी एक्सपेंस अपने प्रोडक्शन यूनिट के से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें तो फिर आप बोलते हो कि ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। नाउ बिहेवियर की बेस के ऊपर कोई भी, ये वही अगेन वही ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस आप अगर नेचर की बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन बनेगी। अब अगर आप बिहेवियर की बेस पे क्लासिफाई करोगे तो कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन बनेगी। एक एक्सपेंस वेरिएबल उस वक्त होता है जब वो बढ़े आपके प्रोडक्शन लेवल के साथ, यानी एक यूनिट बनाओगे तो एक यूनिट का खर्चा, 2 यूनिट बनाओगे तो 2 यूनिट का खर्चा, 100 यूनिट बनाओगे तो 100 यूनिट का खर्चा। सो इट वेरीज विद प्रोडक्शन। सेमी वेरिएबल मतलब कुछ फिक्स्ड एलिमेंट है इसमें और कुछ वेरी करता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी जिनका प्रोडक्शन लेवल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और स्टेप फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक खास लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद दोबारा से एक स्टेप लेते हैं और बढ़ जाते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स एक्सपेंसेस की देखेंगे बिजनेस के अंदर और फिर देखेंगे कि उनमें से कैसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इन बेसिस के ऊपर। चार्जेबिलिटी यानी मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में किसको ऐड करूंगा, उस जिस जिस एक्सपेंस को प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। और जिसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा वो फिर पीरियड कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि या तो खर्चा इस वजह से हो रहा है कि आपको प्रोडक्ट बनानी पड़ रही है, या फिर खर्चा इस वजह से हो रहा है कि एक पीरियड लैप्स हो गया और उस वजह से आपको वो खर्चा करना पड़ गया। सो हम अभी अभी कुछ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस पहले बनाते हैं।
सो लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस और फिर उसके बाद इन्हीं कैटेगरीज के अंदर उन्हीं लिस्ट को कैटेगराइज भी करके देखेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस फर्स्ट. Raw materials that are specifically used for the product. So ये raw material, this is an expense. हम अपने अब सारे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करेंगे, हम सारे एक्सपेंसेस की बात करेंगे. सो रॉ मटेरियल इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो कि मेरी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है. लेबर, मजदूर को जो आप मजदूरी दे रहे हैं, विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल, जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर जिसने अपने हाथ से काम किया या किसी मशीन के थ्रू काम किया लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम किया, तो वो लेबर कॉस्ट है आपकी. इसी तरह हायरिंग, कॉस्ट ऑफ मशीन इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक प्रोडक्ट. अगेन ये भी आपका एक खर्चा है कि हो सकता है बिजनेस में कि आपको कोई मशीन किराए पर लेनी पड़ गई हो. सैलरी ऑफ सुपरवाइजर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये भी एक, अभी मैं सिर्फ लिस्ट डाउन कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि मैं अभी वो पॉपुलेशन बना रहा हूँ जिसको फिर मैंने क्लासिफाई करना है. टूल्स, spare parts, materials that are used in production, machinery और equipment. अगेन आपके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले कुछ खर्चे हैं. फैक्ट्री का रेंट अगर आपको अदा करना है. डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अगेन ये एक्सपेंस किसी को पे तो नहीं होता लेकिन आप इसको एक्सपेंस आउट करते हैं, अपनी कॉस्ट को एमोटाइज करते हैं एक्चुअली आप. इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़. Fire extinguishing system for safety of employees and overall business, ensuring the overall security of business premises, यानी कोई सिक्योरिटी गार्ड रखे आपने, कोई सीसीटीवी कैमरास लगाए, उसमें आपने कुछ खर्चा किया है अपने कारोबार की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शंस, इन लोगों को कुछ तनख्वाह देनी पड़ रही है. सैलरीज ऑफ HR IT teams, rent of building occupied by finance, IT, sales, HR departments, depreciation of computers being used in these departments, advertising companies' products, devising and implementing marketing strategies to enter new markets, obtaining information about customers and competitors, distributing products to markets for the customers, obtaining feedback from customer after sales and providing after sales service. So ये एक बड़े बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा रहा है, तो उसके कुछ एक्सपेंसेस हमने लिस्ट डाउन कर लिए. अब हम इन्हीं एक्सपेंसेस को कैटेगराइज भी करके देखते हैं. सो पहली कैटेगराइजेशन जो हमारे पास बनती है नेचर की बेस पे. सो नेचर की बेस पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसमें रॉ मटेरियल, लेबर और मशीन जो आपने ली वो आ जाएगा. इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के बाकी सारे खर्चे जिनको हम कह रहे हैं कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, या दूसरे वर्ड्स में वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहलाते हैं. सो वो सारे के सारे ये होंगे. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में आ जाएंगे और सेलिंग एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में आ जाएंगे. सो इस तरह से हमने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर लिया अगर हमने उनकी नेचर के ऊपर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हमने नेचर को बनाया है. तो इन्हीं एक्सपेंसेस को अगर मैं मज़ीद सब डिवाइड करूँ तो जो प्राइम कॉस्ट का एक टर्म यूज़ होगा, प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट का टर्म किस लिए इस्तेमाल होगा? रॉ मटेरियल प्लस लेबर. सो जो आपका रॉ मटेरियल और लेबर का खर्चा है इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, और जो आपका लेबर प्लस ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने जिसको कहा था इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है. सो ये कुछ इसी कैटेगरी में सब कैटेगरी है. आपको ये नाम बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए. जो ही कन्वर्जन कॉस्ट का नाम लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि लेबर और ओवरहेड की बात हो रही है. जो ही प्राइम कॉस्ट का नाम लिया जाए आपको मालूम होना चाहिए कि रॉ मटेरियल और लेबर की बात हो रही है. सो इन्हीं एक्सपेंसेस को फर्दर क्लासीफाई करके देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर. कौन से एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ने से बढ़ेंगे, तो उनको हम बोलेंगे कि ये वेरिएबल है. डेफिनेटली रॉ मटेरियल ज़्यादा खर्च होगा अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे. इसी तरह अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो लेबर का ज़्यादा एक्सपेंस होगा. सेमी वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है? जो ज़रूरी नहीं
कि सारे का सारा वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी एक्सपेंसेस, इसमें कुछ लाइन रेंट, लेट्स से मीटर रेंट या लाइन रेंट अगर आ रहा है तो यूटिलिटीज़ में यूजुअली वो कंपोनेंट फिक्स होता है, लेकिन जो बाकी कंजम्पशन यूनिट्स हैं वो वेरिएबल होता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा वो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ कंपोनेंट इसका फिक्स होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि सेमी वेरिएबल है। इसी तरह बाद एक्सपेंसेस होंगे जिनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ, यानी फैक्ट्री का रेंट है तो ये तो फिक्स ही रहेगा, 1 यूनिट बनाओ, 10 यूनिट बनाओ, 10,000 बनाओ, कुछ भी ना करो तो फैक्ट्री रेंट तो देना पड़ेगा, तो इट विल रिमेन फिक्स। इसी तरह कुछ स्टेप फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कहा सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र, यानी अगर एक सुपरवाइज़र जो है वो 50 लोगों को देख सकता है और अब आप अपना प्रोडक्शन प्रोसेस बना रहे हैं जिसमें 50 लोगों की ज़रूरत है, तो 10 लोगों के लिए भी जब 10 लोग रखोगे तब भी वही एक सुपरवाइज़र देख रहा होगा, जब वो बढ़कर 20 हो जाएंगे तब भी वही एक सुपरवाइज़र देख रहा होगा, जब वो 50 हो जाएंगे, आप प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, आप ज़्यादा लेबर हायर करते जा रहे हो तो 50 बंदों तक तो वही एक सुपरवाइज़र चल जाएगा। लेकिन जो ही आप इससे आगे चलोगे तो फिर अब आपको सेकंड सुपरवाइज़र चाहिए होगा, कि जब आप 51 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे तो फिर 50 तक तो ये बंदा देख लेगा, लेकिन अब आपको एक सेकंड सुपरवाइज़र चाहिए, तो 51 से 100 तक सेकंड सुपरवाइज़र देख रहा होगा। तो इसको बोलते हैं स्टेप फिक्स। स्टेप फिक्स का मतलब ये है कि एक ख़ास प्रोडक्शन लेवल तक आपका खर्चा फिक्स रहा, लेकिन फिर उसके बाद उस खर्चे ने एक स्टेप लिया। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन आपकी बढ़ती गई, ये खर्चा, यानी अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि मेरी प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो ये खर्चा एक पॉइंट पे फिक्स रहता है, प्रोडक्शन बढ़ती है ये फिक्स रहता है, उसके बाद ये जंप लेता है और फिर एक और पॉइंट पे पहुंच के दोबारा फिक्स रहता है, फिर एक ख़ास लेवल पे। जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जब 1 थे, 1 से लेकर यहाँ तक जब मैं पहुँचा यानी कि 50 तक, तो वो एक ही सुपरवाइज़र था, एक ही सुपरवाइज़र की सैलरी हम अदा कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा जी, इसी तरह जो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, यानी वो ओवरहेड्स जो आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, इनको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैटेगराइज किया हुआ है। और इसी तरह नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो आप देखोगे एक्सपेंस वही है, लेकिन कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज में ये जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन के क्या बेसिस आपने इस्तेमाल की। इसी तरह चार्जेबिलिटी के हिसाब से आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल, ज़ाहिर प्रोडक्ट बनेगी तभी इनकर होगा, लेबर, प्रोडक्ट बनेगी तभी मजदूर रखोगे, हायरिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, प्रोडक्ट बनेगी तभी वो मशीन चाहिए। लेकिन बाज़ कॉस्ट को फिर पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे फैक्ट्री रेंट है, अब प्रोडक्ट बने या ना बने, अगर आपने फैक्ट्री ली हुई है तो फैक्ट्री रेंट तो अदा करना पड़ेगा, तो इसको फिर हम बोलते हैं कि ये पीरियड कॉस्ट है, इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल ना किया जाए। सो ये चार्जेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन है कि आप अपनी जो भी खर्चा है उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हो तो हम विल कॉल इट प्रोडक्ट कॉस्ट, और अगर नहीं कर रहे तो विल कॉल इट पीरियड कॉस्ट। Okay, so this was about the classification of these expenses. Thank you very much. Take care.